जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है बीएसएससी सीजीएल जो सो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 है, पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, उसके सीट प्रैक्टिस नंबर 9 को जो सो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आशा करेंगे कि आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस सेट में जो है सो बहुत अच्छे क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया गया है। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये बुक जो है बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। इसमें जो है सो टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन दिया गया है, और इसमें कुल जो है सो 15 सेट को जो है सो इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों देखिए, सेट नंबर 9 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेके अगर सेट नंबर 8 तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आइए हम लोग जो है इस एग्ज़ाम बॉक्स चैनल में आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक जो है सो हमारे वीडियो आसानी से पहुँचे और आप जो है सो मिस नहीं करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, आइए हम लोग जो सो शुरू करते हैं सेट नंबर 8, माफ़ कीजिएगा सेट नंबर 9, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, यही है बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम का सेट नंबर 9। आशा करेंगे कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो सो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर छपेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आइए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है क्या दोस्तों, दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है? ए में है महाभारत, बी में है वेद, सी में है रामायण और डी में है उपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों महाभारत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि दतिया वाकर कहलाने वाली जो है सो महाभारत पुस्तक, महाभारत की किताब दातिया का उल्लेख करती है। महाभारत इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षरता क्या है? भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर, माफ़ कीजिएगा, पंचायत देश में स्थित है। ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल और डी में है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसको फिर से पढ़ते आइए। क्या है? भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत देश में स्थित है। ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल और डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ए में है बाली इंडोनेशिया, बी में है नई दिल्ली भारत, सी में है पेरिस फ्रांस और डी में है डरबन दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर है दोस्तों बाली इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है, भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? ए में है संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सेकंड है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति, जर्मनी का संविधान। ए में है देखिए केवल 2, बी में है केवल 1, सी में है 1 तथा 2 दोनों और डी में है ना ही 1 ना ही 2। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो 4th का आंसर है दोस्तों 1 तथा 2 दोनों, यानी कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान से, और दूसरा है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति, जर्मनी का संविधान। दोनों जो है सो सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ए में है राजस्थान, बी में है तमिलनाडु, सी में है तेलंगाना और डी में है कर्नाटक। तो दोस्तों 5th का आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का आंसर है तेलंगाना, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा किला
भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जैसे ज़रूर से ज़रूर छपने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए दोस्तों, क्या है, किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक शुरू की है? ए में है SII, बी में है CSIRNCL, सी में है माईलैब और डी में है AIIMS। तो दोस्तों सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? तो छठवां का आंसर है दोस्तों CSIRNCL, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए में है स्वांते पेबो, बी में है जेनिफर ए डोडना, सी में है रोजर पेनरोस और डी में है आंद्रे एम रोगेज। तो दोस्तों 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वां का आंसर है दोस्तों स्वांते पेबो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वांते पेबो नामक व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। 2 में है WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। ए में है ना ही 1 ना ही 2, बी में है केवल 1, सी में है केवल 2 और डी में है 1 तथा 2 दोनों। तो दोस्तों 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? 8th का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 तथा 2 दोनों है। तो यही है, यानी कि आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। और सेकंड में है WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है कर्नाटक, सी में है उड़ीसा और डी में है राजस्थान। तो दोस्तों 9th का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9th का आंसर है दोस्तों उड़ीसा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेले गए के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे? ए में है मीराबाई चानू, बी में है मैरी कॉम, सी में है मोनिका बत्रा और डी में है बजरंग पूनिया। तो दोस्तों 10th का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10th का आंसर है दोस्तों मैरी कॉम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेले गए थे के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे मैरी कॉम। कौन थे? मैरी कॉम। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इससे क्या होगा कि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप तक जो है सो हमारे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 2 है लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो दोस्तों आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन से देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, ए में है 1 तथा 2 दोनों, बी में है केवल 1, सी में है केवल 2 और डी में है ना ही 1 ना ही 2। तो दोस्तों सेट 9 का जैसे 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1 तथा 2 दोनों, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, आशा करेंगे
कि आप लोगों को ये सीरीज जो है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर। देखिए दोस्तों, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उस वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। माफ़ कीजिएगा, उच्च वर्ग शारीरिक तथा नैतिक रूप से मृत है, ये लिखा हुआ है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं। किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ए में है बिपिन चंद्र पाल, बी में है अरविंद घोष, सी में है स्वामी विवेकानंद और डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 12वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वां का आंसर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? ए में है 1992, माफ़ कीजिएगा 1792, ए में है 1792, बी में है 1772, सी में है 1762 और डी में है 1782। फिर से पढ़ते दोस्तों, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? ए में है 1792, बी में है 1772, सी में है 1762 और डी में है 1782। तो दोस्तों 13वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13th का आंसर है दोस्तों 1782, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो 1782 जो है में मैसूर के शासक बने थे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस प्रकार है। भारत के संविधान में देश मूल अधिकार और देश मूल कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में देश मूल अधिकार और देश मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 14 का आंसर है 6 और 11, यानी कि भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार तथा 11 मूल कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? 6 मूल अधिकार तथा 11 मूल कर्तव्य है भारत के संविधान में। तो दोस्तों 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है। तो क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? ए में है संगीता गहलोत, बी में है सीमा पंवार, सी में है पूजा पटेल और डी में है पूनम कंवर। तो दोस्तों 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर है दोस्तों पूजा पटेल, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 36वें राष्ट्रीय खेलों में जैसे योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल है। कौन है? पूजा पटेल है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस प्रकार है। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? क्या है? पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में है वीर सावरकर। तो दोस्तों 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर है दोस्तों लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों क्या है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1905, बी में है 1911, सी में है 1914 और डी में है 1916। तो दोस्तों 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर है 1916, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों अभी भी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये में है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। 2 में है गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती है। ए में है केवल 1 तथा 2 दोनों, बी में है केवल 1, सी में है केवल 2 और डी में है ना ही 1 ना ही 2। तो दोस्तों 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर है दोस्तों केवल 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि सही नहीं है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार है। 19वां क्वेश्चन ये रहा। क्या दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 19वां क्वेश्चन है। देखिए ये पढ़ते हैं। बुद्ध ने देश में ज्ञान प्राप्त किया। ए में है कुशीनगर, बी में है बोध गया, सी में है सारनाथ और डी में है पावापुरी। तो दोस्तों 19वां का आंसर क्या हो जाएगा?
तो 19वां का आंसर है दोस्तों बोध गया, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। ए में है प्रवास, बी में है साक्षरता दर, सी में है लिंग अनुपात और डी में है स्वास्थ्य। तो दोस्तों 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आंसर है दोस्तों लिंग अनुपात, जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है लिंग अनुपात। ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस प्रकार है। 21वां क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है। ए में है असम, बी में है मणिपुर, सी में है केरल और डी में है उड़ीसा। तो दोस्तों 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21वां का आंसर है दोस्तों असम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो स्थित है असम में। कहाँ है, असम में स्थित है। माफ कीजिएगा दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है 22वां क्वेश्चन नंबर क्या है, उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है। ए में है विश्व व्यापार संगठन WTO, बी में है विश्व बैंक समूह, सी में है खाद्य और कृषि संगठन FAO और डी में है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC। तो दोस्तों 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उरुग्वे राउंड अक्सर जो है सो विश्व व्यापार संगठन WTO संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक भी कर दे, ताकि आप तक हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है। ए में है 12, बी में है 14, सी में है 15 और डी में है 16। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर है दोस्तों 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 16 है बिहार में। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इस प्रकार है। 24वां क्वेश्चन है, देश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। ए में है भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, बी में है लोकपाल, सी में है लोकायुक्त और डी में है प्रशासनिक प्राधिकरण। तो दोस्तों 24वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24वां का आंसर है दोस्तों लोकायुक्त, जो कि ऑप्शन सी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा लोकायुक्त राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में लिया गया फैसला था। ए में है शंकर प्रसाद बनाम भारतीय संघ, बी में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी में है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और डी में है मिनर्वा मिल्स केस। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर है दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं था। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है सो लिया गया फैसला था, जिसमें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो है सो जिक्र किया गया था। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में बजट को निम्न रूप में संदर्भित किया जाता है। ए में है वार्षिक व्यय वितरण, बी में है वार्षिक राजस्व वितरण, माफ़ कीजिएगा, ए में है वार्षिक व्यय विवरण है ना, बी में है वार्षिक राजस्व विवरण, सी में है वार्षिक बजट विवरण और डी में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो दोस्तों 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में
बजट को जो है सो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी कि सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। बी में है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों कूट दिया गया नीचे, एक में है केवल, ए में है केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक तथा दो दोनों और डी में है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का आंसर दोस्तों केवल एक यानी कि ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। यही दोस्तों केवल यही एक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि इस प्रकार है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। ए में है संवैधानिक प्रावधान, बी में है भारत सरकार, सी में है भारत के राष्ट्रपति और डी में है संसद के अधिनियम। तो दोस्तों 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आंसर है दोस्तों भारत सरकार जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि इस प्रकार है। तो 29वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है। क्या है 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है। ए में है नीदरलैंड, बी में है यूएसए, सी में है स्वीडन और डी में है नॉर्वे। तो दोस्तों 29 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है दोस्तों स्वीडन जो कि ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 1809 में स्थापित लोकपाल संस्था बनाने वाला पहला देश स्वीडन है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस प्रकार है। महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है। ए में है तटीय प्रवाल भित्ति, बी में है बोट चैनल, सी में है प्रवाल द्वीप और डी में है टेरोपोड उज। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 30वां का आंसर है दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है। ए में है कंपनी शैली, बी में है कालीघाट चित्रकला, तो बी में क्या है कालीघाट चित्रकला, सी में है किशनगढ़ शैली, डी में है वर्ली भित्ति चित्रकला। तो दोस्तों 31 क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन है वर्ली भित्ति चित्रकला जो कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को वर्ली भित्ति चित्रकला कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस प्रकार है दोस्तों। तो क्या है महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ए में है अनुच्छेद 243 यद 243ZD, बी में है अनुच्छेद 243 न 243T, सी में है अनुच्छेद 243 यड 243ZE, अनुच्छेद 243 था 243Q। तो दोस्तों 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32वां का आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 243 यड 243ZE। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा महानगर योजना समिति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 यड यानी कि 243Z
और ई के द्वारा जो है सो किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दे ताकि हम अच्छे कंटेंट में आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों 33 का हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। क्या है दोस्तों, ए में है सचिन तेंदुलकर, बी में है सुनील गावस्कर, सी में है धनराज पिल्ले और डी में है कपिल देव। तो दोस्तों 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि इस प्रकार है, देखिए पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, 34 क्वेश्चन है, फहमीदा अजीम है जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किस देश से हैं। ए में है बांग्लादेश, बी में है भारत, सी में है पाकिस्तान और डी में है नेपाल। तो दोस्तों 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर है दोस्तों बांग्लादेश जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि फामिदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वो जो है सो बांग्लादेश देश से हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि इस प्रकार है। तो आइए पढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया है था। क्या दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था। ए में है 1998, बी में है 1999, सी में है 1996 और डी में है 1993। तो दोस्तों 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर है दोस्तों 1999 जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि इस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी। ए में है पीलू मोदी, बी में है रॉबर्ट एडम, सी में है राम सिंह और डी में है एडवर्ड लुटियंस। तो दोस्तों 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आंसर है दोस्तों एडवर्ड लुटियंस जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली तथा वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी, वो थे एडवर्ड लुटियंस। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि इस प्रकार है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना वर्ष देश में हुई थी। ए में है 1942, बी में है 1948, सी में है 1978 और डी में है 1956। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है 1948 जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 जो कि इस प्रकार है, आइए दोस्तों पढ़ते हैं। देश भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। ए में है कामराजार बंदरगाह, बी में है कांडला बंदरगाह, सी में है मोरमुगांव बंदरगाह और डी में है मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का आंसर है दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह जो कि ऑप्शन सी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा मोरमुगांव बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 39 जो कि इस प्रकार है, भारत की देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए में है बांग्लादेश, बी में है पाकिस्तान, सी में है नेपाल और डी में है चीन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 39 का आंसर है दोस्तों बांग्लादेश जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा भारत की बांग्लादेश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस प्रकार है, आइए पढ़ते हैं माफ़ कीजिएगा दोस्तों। क्या है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम देश में लागू और संचालित हुआ। फिर से पढ़ते हैं, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम देश में लागू और संचालित हुआ।
ए में है 2014, बी में है 2015, सी में है 2009 और डी में है 2010। तो दोस्तों 40वां क्वेश्चन का आंसर है 2010, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? ए में है PMJJVY, बी में है DDUGJY, सी में है प्रसाद और डी में है हृदय। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर है दोस्तों DDUGJY, ये जो है सो आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो सो भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है DDUGJY, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं क्या है। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है? ए में है 16 अक्टूबर, बी में है 15 अक्टूबर, सी में है 14 अक्टूबर और डी में है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर है दोस्तों 16 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर एक ए में है। तो आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि इस प्रकार है। ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिज़ाइन करने में भारत सरकार की सहायता की? ए में है पटना, बी में है पांडिचेरी, सी में चंडीगढ़ और डी में है नई दिल्ली। तो दोस्तों 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का आंसर है दोस्तों चंडीगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ली कार्बूजियर ने जो है सो भारतीय शहर चंडीगढ़ को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की थी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि इस प्रकार है। क्या दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? ए में है सांची, बी में है सारनाथ, डी में है सी में है श्रावस्ती और डी में है कुशीनगर। तो दोस्तों 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर है दोस्तों कुशीनगर, जो कि ऑप्शन डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में स्थित है। दोस्तों कुशीनगर जो है सो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, जो कि इस प्रकार है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है? ए में तमिलनाडु का पारंपरिक खाद्य पदार्थ, बी में है केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप, सी में है कर्नाटक में लोकगीत का रूप और डी में है आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बुनी गई विशेष प्रकार की साड़ी। तो दोस्तों 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर है दोस्तों केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। आंसर हो जाएगा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इससे क्या होगा कि आप हमारे जो है सो वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आप तक जो है सो हमारे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो दोस्तों 46, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्या है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला डैश थी? ए में है सुनीता विलियम्स, बी में है कल्पना चावला, सी में है टेरी थॉमस और डी में है नंदिनी हिरनाथ। तो दोस्तों 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर है दोस्तों कल्पना चावला, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? माफ कीजिएगा दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? ए में है 2005-06, बी में है 2007-08, सी में है 2008-09 और डी में है 2009-10। तो दोस्तों 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर है दोस्तों 2009-10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि 2009-10 देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों DRDA का पूर्ण रूप है? ए में है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, बी में है डिस्ट्रिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी, सी में है
डायरेक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डी में है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों DRDA का आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का आंसर है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यही है DRDA का पूर्ण रूप। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्या है, राष्ट्रीय बीज निगम को डैश में स्थापित किया गया था। क्या दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम को डैश में स्थापित किया गया था। ए में है 1943, बी में है 1953, सी में है 1963 और डी में है 1973। तो दोस्तों 49 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का आंसर है दोस्तों 1963, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बीज निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रकार है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन है। ए में है केवल विधायक, बी में है केवल सांसद, सी में है कैबिनेट मंत्री और डी में है विधायक और सांसद दोनों। तो दोस्तों 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50वां का आंसर है दोस्तों विधायक और सांसद दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य विधायक और सांसद दोनों होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो कि इस प्रकार है। वर्टिवेट्रा को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या दोस्तों वर्टिवेट्रा को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। ए में है 4, बी में है 6, सी में है 2 और डी में है 3। तो दोस्तों 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का आंसर है दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा वर्टिवेट्रा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। ए में है केल्प, बी में है क्लेमाइडोमोनास, सी में है खमीर और डी में है स्पाइरोगायरा। तो दोस्तों 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आंसर है दोस्तों केल्प, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत केल्प है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। क्या है दोस्तों, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। ए में है सल्की उपकला, बी में है स्तंभाकार उपकला, सी में है घनाकार उपकला और डी में है दोस्तों संयोजी उत्तक। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का आंसर है दोस्तों सल्की उपकला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि जैसे सल्की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। तो क्या है 54 क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम। ए में है सिर्फ फ्लोरीन, बी में है फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, सी में है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और डी में है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का आंसर है दोस्तों सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कि नीचे दिए गए 4 तत्वों में से जो सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, नाभिकों में संचरित धागे जैसी संरचना डैश कहलाती है। ए में है DNA, बी में है गुणसूत्र, सी में है अर्ध गुणसूत्र और डी में है क्रोमेटिन। तो दोस्तों 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर है दोस्तों क्रोमेटिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि नाभिक में संचरित धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, जो कि इस प्रकार है। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। ए में है विस्थापन, बी में है ऊष्माक्षेपी, सी में है दोहरा विस्थापन और डी में है ऊष्माशोषी। तो दोस्तों 56 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का आंसर है दोस्तों ऊष्माक्षेपी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। आंसर हो जाएगा वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी जो है सो का उदाहरण है। आइए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत का द्रव्यमान परिकलन करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत जो है सो से द्रव्यमान का परिकलन किए। तो प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत द्रव्यमान, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत होता है कि विलय की मात्रा क्या होती है दोस्तों, विलय की मात्रा गुना 100 बटा बिलियन की मात्रा। क्या दोस्तों, बिलियन की मात्रा। तो दोस्तों बिलियन की मात्रा। तो दोस्तों देखिए, विलय की मात्रा अगर देखा जाए, ये दोस्तों अब हम लोग को इसको कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, विलय की मात्रा जो है सो यहाँ 50 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है और गुना 100 हो जाएगा बटा बिलियन में क्या है दोस्तों, दोनों है, विलय प्लस विलायक दोनों है। तो ये गुना 100 जो है, देखिए दोस्तों 50 गुना 100 बटा 250 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 100 बटा 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 50 है और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी कि 16 हो जाएगा, 16 और 2 बचेगा 16, तो 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 6 18, यानी 16.66%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16.66%, जो कि ऑप्शन नंबर में कितना हो रहा है दोस्तों, 16.66। इसको हम लोग 16.67% भी कर सकते हैं या 16.7% भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन ए में है जो है दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 57 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह ए में है दोनों पैरों को मोड़ के बैठता है, बी में है नींद की स्थिति में लेटता है, सी में दोनों पैरों पर खड़ा होता है और डी में है एक पैर पर खड़ा होता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर है दोस्तों नींद की स्थिति में लेटता है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। ऑप्शन बी जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, अनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं, ए में है नाभिक, बी में है जीन, सी में युग्मनज और डी में है गुणसूत्र। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर है दोस्तों जीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता की इकाइयाँ जीन है, क्या है, जीन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, ए में है नल का पानी, बी में है समुद्र का पानी, सी में है सिरका और डी में है आसूत जल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है दोस्तों आसूत जल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कि आसूत जल जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन डी जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो कि इस प्रकार है। आइए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में से कौन जैव संहति ईंधन का स्रोत नहीं है, ए में है कोयला, बी में है नाभिक की ऊर्जा, सी में है लकड़ी और डी में है गोबर गैस। तो दोस्तों 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का आंसर है दोस्तों नाभिक की ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो नाभिक की ऊर्जा आंसर क्या हो जाएगा कि नाभिक की ऊर्जा जो है जैव संहति ईंधन का क्या है दोस्तों, नाभिक की ऊर्जा संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है नाभिक की ऊर्जा। ऑप्शन बी जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टंग स्लिप एक थोड़ी बहुत होती है तो उसको इग्नोर करिएगा, बाकी जो सो हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना है और जो सो हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। क्या है, सल्फर की परमाणुकता क्या है, क्या दोस्तों, सल्फर की परमाणुता क्या है, ए में है बहुपरमाणुक, बी में है द्विपरमाणुक, सी में है एक परमाणुक और डी में है त्रिपरमाणुक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सल्फर की 62 का आंसर है बहुपरमाणुक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। सल्फर को S8 से भी निरूपित किया जाता है,
तो ये बहुपरमाणुक होती है। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 जो कि इस प्रकार है, किलोवाट घंटा निम्न इकाई है। ए में है विद्युत विभव, बी में है विद्युत ऊर्जा, सी में है विद्युत आवेश और डी में है विद्युत शक्ति। तो दोस्तों 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का आंसर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है। ए में है सूत्रकणिका, बी में है केंद्रक, सी में है राइबोसोम और डी में है अंतर्द्रव्य जालिका। तो दोस्तों 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का आंसर है दोस्तों केंद्रक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है केंद्रक कहलाता है। ऑप्शन बी जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं, क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ए में है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। बी में है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। सी में है ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और डी में ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। तो दोस्तों 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर है दोस्तों इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 जो कि इस प्रकार है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? ए में है बड़ी आंत, बी में है अमाशय, सी में है मुख्य गुहिका और डी में है छोटी आंत। तो दोस्तों 66 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा पोषण नाल के छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन डी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं क्या है, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में है वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने के पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते। बी में है इन्हें अत्यंत भारी बोझ उठाने के लिए अति प्रबल बनाया जा सकता है। सी में है इनका उपयोग कबाड़ के चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है और डी में है वे लोहे के टुकड़े को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है दोस्तों 67 का कि वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व खोते हैं, क्या नहीं खोते हैं, माफ़ कीजिएगा, वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, उन्हीं को विद्युत चुंबक जो है सो कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 जो कि इस प्रकार है। क्या दोस्तों? ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि डैश है। ए में है पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बी में है शरीर को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी में है पर्वतीय वायु में कीटाणु नहीं होते हैं और डी में है पर्वतों पर अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 68 का पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या है? पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आंसर हो जाएगा ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रकाश के डैश से है। ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है विसरीकरण और डी में है विक्षेपण। तो दोस्तों 69 का आंसर है 69 का आंसर है विक्षेपण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के विक्षेपण से है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे।
साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके मोटिवेशन मिलने पर जो सो हम आपको अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है अनुप्रस्थ तरंगे, क्या है ये हमने पढ़ लिया है। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। बी में है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में सब कंपन करते हैं। सी में है वे तरंग हैं ये वे तरंग है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और डी में है ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है दोस्तों इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, तो क्वेश्चन 66 है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ए में है छोटी आंत, बी में है अमाशय, सी में है मुख गुहिका और डी में है छोटी आंत। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 का छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए दोस्तों ये भी हमने पढ़ा था कि 67 वाला भी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या था, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये दोस्तों सत्य नहीं है कि वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं। यही दोस्तों सत्य नहीं था। 67 का जो सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे कि ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 68 का। और इसके बाद भी दोस्तों ये भी हमने पढ़ा था कि इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है। इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डेश से है। तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था 69 का आंसर विक्षेपण। तो दोस्तों डी आंसर था इसका। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 70 क्वेश्चन नंबर 70, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वे डेल्स अवस्था है। ए में है ठोस, बी में है द्रव्य, सी में गैस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 70 का आंसर है ठोस अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आशा करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और कुछ अगर वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो इग्नोर करिएगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही हमें जो सो अपना फोकस करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर है दोस्तों ठोस। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, जो कि इस प्रकार है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डेश बनता है। ए में है पारिस्थितिकी, बी में है हॉटस्पॉट, सी में है परितंत्र और डी में है प्रणाली। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का आंसर है दोस्तों परितंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नली में पेशीय संकुचन डेश कहलाते हैं। ए में है पाचन, बी में है चबाना, सी में क्रमांकुंचन और डी में है आलोडन। तो दोस्तों 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का आंसर है दोस्तों क्रमांकुंचन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आहार नली में पेशीय संकुचन क्रमांकुंचन कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है। ए में है विसरण, बी में है पृष्ठ तनाव, सी में है श्यानता और डी में है तरलता। तो दोस्तों 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 73वां का आंसर है दोस्तों विसरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के विसरण
गुणधर्म के कारण संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 जो कि इस प्रकार है, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है। ए में है मुख, फिर अमाशय, ग्रासिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। बी में है मुख, अमाशय, छोटी आंत, ग्रासिका, बड़ी आंत। सी में है मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। डी में है मुख, ग्रासिका, अमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो 74 का आंसर है दोस्तों मुख, ग्रासिका, अमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आंसर हो जाएगा मानव आहार नाल में भोजन जो है, देखिए किस क्रम में यात्रा करता है, पहले मुख में जाता है, फिर ग्रासिका में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो इस तरह से दोस्तों जो है सो भोजन का जो है सो सही क्रम जो है सो यात्रा का है। तो ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और आज का जो है सो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। ए में है NO + O2, बी में है NH3 + Cl, सी में है H2 + Cl2 और डी में है CO + H2। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2CO + H2। इसी पे जो दोस्तों डाल्टन का आंशिक दाब नियम जो है सो समीकरण लागू होता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करेंगे कि आप लोगों को आज का ये सेशन जो है सो सेट नंबर जो 9 है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती ही पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें, ताकि हमारी पहुंच जो है तो आप तक बनी रहे और हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।